हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 और 3 जून के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले पिछले दिन जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, अमेरिकी संगीत पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार कौन बनी है? तो राजा कुमारी। हाल ही में ओडी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो नीरज चोपड़ा को। किस स्थान पर भारत का प्रमुख नागरिक विमान कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 का आयोजन किया जाएगा? तो हैदराबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। पहली चेरी कार्गो ट्रेन जम्मू कश्मीर से किस शहर तक चलेगी? तो मुंबई तक। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो पहला स्थान। किस राज्य में सिरोही लिली महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो मणिपुर में। FIH जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो तमिलनाडु। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो गुरवीर सिंह ने। हाल ही में F42 भाला फेंक श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो महेंद्र गुर्जर ने। और इन्होंने 61.17 मीटर दूर भाला फेंक कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में राष्ट्रीय 20 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसे दिल्ली ने जीता। प्रसिद्ध अभिनेत्री मालिनी फोंसेका का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश की थी? तो श्रीलंका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 29 मई को। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो 30 मई को। और 28 मई 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 142वें कर्म की जयंती मनाई गई है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जिला कौन बना है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी दीव। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं। तो दीव जो दादर और नगर हवेली और दमन दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। यह भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने अपनी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से पूरा किया है। और यह जानकारी फ्रेंड्स केंद्रीय नवीन एवं वन्यजीव ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। और दीव जिले में 11.88 पावर मेगावाट सौर क्षमता के माध्यम से पूरी तरह से स्थापित है। और इस तरह से दीव जिला अब 100% सौर ऊर्जा पर चलता है। तो अभी आपको ध्यान में रखना है, सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला कौन सा जिला बना है? तो दीव। अच्छा, अब क्वेश्चन हमारा भारत में पहले से संबंधित था, तो हम लोग भारत में पहले से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो भारत का पहला ग्रीन वेस्ट कमर्शियल प्लांट PPP मॉडल पर आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र इंदौर में स्थापित किया गया। भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में। भारत में सौर ऊर्जा से पूरी तरह से संचालित होने वाली पहली विधानसभा कौन सी होगी? तो दिल्ली। दक्षिण भारत की पहली AC लोकल ट्रेन सेवा कहाँ लॉन्च हुई? तो चेन्नई में। और देश की पहली मुंबई में चल रही है। भारत का पहला अंतर जातीय चीता कॉरिडोर यह मध्य प्रदेश और राजस्थान तक बनाया जा रहा है। देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में। भारत का पहला ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट शहर बनेगा आंध्र प्रदेश का अमरावती। भारत का पहला पूर्वोत्तर भूतापीय उत्पादन कुआं यह अरुणाचल प्रदेश में खोदा गया। अनुसूचित जातियों यानी SC में उप वर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बना तेलंगाना। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव आंध्र प्रदेश के अमरावती में बनाया जा रहा है। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर शहर में स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी आदिल सुमारीवाला को। तो अभी आदिल जे सुमारीवाला जो विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हैं, को एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से सम्मानित किया गया। और यह पुरस्कार उन्हें एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जनरल दहलान अल हमद द्वारा प्रदान किया गया।
यह सम्मान उन्हें एथलेटिक्स के विकास और नेतृत्व में उनके योगदान के लिए दिया गया है। तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, आदिल जे शुमारीवाला, जिन्हें एशियाई एथलेटिक्स लीडरशिप गोल्ड पिन से सम्मानित किया गया। अब बात करें विश्व एथलेटिक्स की, तो इसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 ईस्वी में, मुख्यालय मोनाको में। इसके वर्तमान अध्यक्ष सेबेस्टियन कोए हैं। अच्छा, अब 2025 में प्रदान किए गए कुछ पुरस्कार का रिवीजन कर लेते हैं। तो सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गायत्री स्पिवक को होलबर्ग पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीधर मित्ता को अग्रणी प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दलाई लामा को शांति, अहिंसा और पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए 2025 का गोल्ड मर्करी अवार्ड दिया गया। जयश्री वेंकटेशन प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। लियू जियाकुन ने प्रिज्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 जीता। साधु भद्रेश दास को 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। जापानी गणितज्ञ मासाकी काशीवारा को वर्ष 2025 का एबेर पुरस्कार प्रदान किया गया। अनुभवी मूर्तिकार राम सुतार को महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया। निखिल सिंघल को प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मृदुलिका झा को पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी सुचाता चुआंगस्त्री। तो अभी थाईलैंड की ओपल सुचाता चुआंगस्त्री ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। वह थाईलैंड की पहली महिला है जिन्होंने यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। वहीं मिस वर्ल्ड रनर अप इथियोपिया की हासेट डेरेज रही, जबकि सेकंड रनर अप पोलैंड की माजा क्लाजदा और थर्ड रनर अप मार्टिनिक की ओरिली जोआचिम रही। ओके, और इस बार का यह फ्रेंड्स 72वां संस्करण था। इसके आयोजन की बात करें तो इसका आयोजन हैदराबाद के हाईटेक्स एग्जीबिशन सेंटर में किया गया और इस प्रतियोगिता में 108 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। ओके, तो अभी आपको इनका नाम ध्यान में रखना है, सुचाता चुआंगस्त्री, जिन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। इनके अलावा इन्होंने मल्टीमीडिया अवार्ड का अतिरिक्त पुरस्कार भी इन्होंने जीता है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न है, मिजोरम के बाद पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी गोवा। तो अभी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, जिसे उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है, के तहत गोवा को औपचारिक रूप से पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह घोषणा फ्रेंड्स मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने 30 मई 2025 को पणजी के दीनानाथ मंगेशकर कला मंदिर में 39वें राज्य दिवस समारोह में की है। और इसी उपलब्धि के साथ फ्रेंड्स गोवा राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत 95% साक्षरता लक्ष्य को पार करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बन गया है। और अब गोवा राज्य 2030 तक सार्वभौमिक साक्षरता प्राप्त करने के राष्ट्रीय प्रयास में शामिल हो गया है। और आपको बता दें फ्रेंड्स, भारत सरकार का लक्ष्य 2030 तक पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करना है और भारत सरकार ने पूर्ण कार्यक्रम साक्षरता हासिल करने के लिए 2022 में उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया है, जो 2022 से 2027 तक चलेगा। तो अभी आपको याद रखना है, गोवा मिजोरम के बाद पूर्ण साक्षरता लक्ष्य को पार करने वाला दूसरा भारतीय राज्य बन गया है। अच्छा, क्वेश्चन हमारा गोवा राज्य से संबंधित था, तो हम लोग गोवा से संबंधित कुछ स्टैटिक प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने पढ़ा पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाला दूसरा राज्य बना गोवा, पहला राज्य है मिजोरम। 30 मई 2025 को गोवा राज्य दिवस मनाया गया 38वें वर्षगांठ के रूप में। भारत का पहला हर घर जल प्रभावित राज्य बना है गोवा। गोवा के मोपा एयरपोर्ट का नाम मनोहर पार्रिकर के नाम पर रखा गया। संशोधित माझी बस योजना 2025 गोवा में शुरू की गई। 2025 में गोवा के काजू, मानकुराद आम, बेबिंका को जीआई टैग मिला। बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य गोवा, पहला राज्य है हरियाणा। मोपा हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता। यह किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में। रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य गोवा। सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री IVF सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य गोवा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अंकुर पहल शुरू की गई है?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी उड़ीसा। तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म यानी अंकुर नाम से एक महत्वाकांक्षी शहरी परिवर्तन पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य है राज्य में समावेशी, सतत और नवीनता आधारित शहरी विकास को बढ़ावा देना। इसके अलावा इस योजना का उद्देश्य है उड़ीसा को 2036 तक $500 और 2047 तक $1.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। तो अभी आपको इस पहल का नाम याद रखना है, अंकुर पहल, जो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। अच्छा, अब उड़ीसा के बारे में भी जान लेते हैं। तो उड़ीसा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में राजधानी भुवनेश्वर, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, राज्यपाल यहाँ के हरिबाबू कंबमपति, राजकीय पशु यहाँ का सांबर हिरण, राजकीय पक्षी भारतीय रोलर, राजकीय अश्वत्थामा या पीपल का पेड़, राजकीय भाषा यहाँ का उड़िया, राजकीय नृत्य ओडिसी। और उड़ीसा के पड़ोसी राज्य की बात करें तो 4 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें उत्तर में झारखंड और पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश स्थित है। और ये अपना प्यारा भारत, और ये आप लोगों को पीले कलर में जितना भाग दिख रहा होगा, यह है उड़ीसा राज्य का मैप। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में नजरटाडी महोत्सव आयोजित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी केरल। तो नजरटाडी महोत्सव एक पारंपरिक कृषि त्यौहार है जो विशेष रूप से केरल में कृषक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह धान की खेती के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है। और नजरटाडी शब्द यह मलयालम शब्द नजट्टुवेला से लिया गया है, जो मलयालम कैलेंडर में धान के बीज बोने के लिए आदर्श अवधि को प्रदर्शित करता है। तो अभी आपको इस त्यौहार का नाम याद रखना है, नजरटाडी महोत्सव, जो किस राज्य में मनाया गया है? तो केरल में। अब बात करें केरल की, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, वर्तमान राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, विधानसभा सीटों की संख्या केरल में 140, राज्यसभा सीटों की संख्या 9, लोकसभा सीटों की संख्या 20 है। और यहाँ का राजकीय पशु है भारतीय हाथी, राजकीय पक्षी ग्रेट हॉर्नबिल। और केरल के पड़ोसी राज्यों की बात करें तो 2 पड़ोसी राज्य हैं, जिसमें तमिलनाडु और कर्नाटक। और जनसंख्या के आधार पर भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य केरल है। ओके, और ये है अपना प्यारा भारत, ये है केरल राज्य का मैप। और भारत के मैप में अगर केरल के मैप की बात करें तो ये आप लोगों को ग्रीन कलर में नीचे दिख रहा होगा, जितना भाग वह केरल राज्य का मैप है। अगला प्रश्न है, 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी सोनू सूद। सोनू सूद को लोगों की मदद करने के लिए ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नवाजा गया। और ये अवार्ड फ्रेंड्स उन्हें कोविड-19 के दौरान लोगों की मदद के लिए दिया गया है। ओके, यह सम्मान पाने वाले वह भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी 31 मई। तो हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस या वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य तंबाकू के उपयोग के खतरों के प्रति जागरूकता फैलाना और लोगों को इसके सेवन से बचाना है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने साल 1987 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाने की शुरुआत की। पहली बार ये दिवस 31 मई 1988 में मनाया गया। और 2025 के लिए इसके लिए थीम रखी गई है, उज्ज्वल उत्पाद, काले इरादे, अपील का पर्दाफाश। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी 1 जून। तो विश्व दुग्ध दिवस हर साल 1 जून को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुग्ध और डेयरी उद्योग के महत्व को उजागर करना है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा सन 2001 में की गई थी। तब से इस दिवस को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। और 2025 के लिए इसके लिए थीम रखी गई है, लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। अच्छा फ्रेंड्स, आपको ये भी पता होना चाहिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन की जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और भारत में दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत पूरी दुनिया के कुल दूध उत्पादन में करीब 23 से 24% का योगदान देता है। तो इस प्रश्न में आप लोगों को दोनों दिवसों को याद रखना है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। अगला प्रश्न है, किस शहर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा
विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी भुवनेश्वर। तो अभी भारत सरकार ने कृषि को वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से जोड़ते हुए विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। भारत सरकार का कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन 29 मई से 12 जून तक किया जा रहा है। और इस महाअभियान का उद्देश्य फ्रेंड्स, खरीफ मौसम में फसल उत्पादन को बढ़ाना, किसानों को वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ना और स्थानीय कृषि समस्याओं के समाधान प्रदान करना है। तो अभी आपको इस अभियान का नाम याद रखना है, विकसित कृषि संकल्प अभियान, जिसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से। और इसे कब तक आयोजित किया जाएगा? 12 जून तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 75 वर्षीय राजेश कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो इसका सही विकल्प है सी यानी अभिनेता। तो फ्रेंड्स, राजेश खन्ना, जिन्हें राजेश नाम से जाना जाता था, वह एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता थे जिनका निधन चेन्नई में 29 मई सन 2025 को हुआ है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन 25 मई से कब तक किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी 25 मई से 31 मई तक। तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय थायराइड जागरूकता सप्ताह 25 मई से 31 मई 2025 तक मनाया गया, जिसका उद्देश्य थायराइड रोगों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। और इसके लिए थीम रखी गई थी 2025 में, थायराइड रोग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो फ्रेंड्स, क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बने। 40 साल की उम्र में उन्होंने उस मैच के दौरान ये उपलब्धि हासिल की जिसमें उनकी टीम अल नसार सऊदी प्रो लीग में अल फतेह से 3-2 से हार गई थी। तो अभी आप इनका नाम याद रखेंगे, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो क्लब फुटबॉल में 800 गोल करने वाले ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी यानी जगत गुरु जग्गी वासुदेव। तो फ्रेंड्स, प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु और ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु को कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें सामाजिक और आध्यात्मिक योगदान के लिए दिया गया है और इस सम्मान के साथ उन्हें 50,000 कनाडाई डॉलर की पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, मैरी यर्स किस देश से संबंधित है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी यानी इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स, मैरी यर्स इंग्लैंड की स्टार गोलकीपर ने मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है और इन्होंने पहला मैच 2017 में खेला था और तब से यह देश के लिए 53 मैच खेल चुकी हैं। ओके, और वे फ्रेंड्स फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप में अपनी भूमिका के लिए जानी जाती हैं। तो अभी आप इनका नाम याद रखेंगे, मैरी यर्स, जो किस देश से बिलोंग करती हैं? तो इंग्लैंड से, और इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। तो इसी प्रश्न के साथ ही फ्रेंड्स, ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।